हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वी वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, आज के इस माइंड्स लेजिस्लेशन क्लास में हम क्या देखेंगे, सेट 3 देखेंगे। हम क्या देख रहे थे, जयंत कुमार जायसवाल, जैसे मैंने आपको बताया कि जयंत कुमार जायसवाल की जो कंपोजिट लेजिस्लेशन की जो बुक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो ये जो है हम लोग कौन सा देख रहे थे, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 की जो बुक है ये देख पा रहे हो आप, समग्र खनन विज्ञान, ये जो भाग 1 है ये हम देख रहे थे। इसका बहुत सारे सेट्स हैं, लाइक 28 सेट्स हैं। तो हम एक एक करके देख रहे थे, राइट। तो हमने एक देखा, सेकंड सेट देखा, अब ये तीसरा सेट है। तो जिन्होंने भी पहला सेट और सेकंड सेट नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तब भी आपको लिंक नीचे में आ जाता है कि सेट 1 सेट 2 देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखोगे तो आपका प्रिपरेशन वैसे भी हो जाएगा। तो बेसिकली आपका पूरा जो लेजिस्लेशन पोर्शन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर एकदम शॉर्ट में बताना चाहूँ और इजी तरीके से समझाना चाहूँ कि लेजिस्लेशन पोर्शन में आखिर होता क्या है, तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि CMR हो गया आपका 2017, ठीक, कोल माइंस रेगुलेशन 2017। उसके बाद माइंस एक्ट 1952, ठीक है। उसके बाद माइंस रूल 1955, ठीक है। उसके बाद फिर आपका माइंस रेस्क्यू रूल, ठीक है, माइंस रेस्क्यू रूल हो गया आपका। तो बेसिकली यही सबसे जो है क्वेश्चन आपसे घूम घूम के पूछता है। MVTR हो गया, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल हो गया, है ना। ये सब का मतलब होता है माइंस लेजिस्लेशन का पोर्शन। तो वही आज हम सेट 3 देखेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम ग्रुप पे क्या है कि वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे डेली क्विज होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग। आप उसको जाओ, वहाँ पे देखो और उसको अटेम्प्ट करो, तो आपके प्रिपरेशन को एक बूस्टअप मिलेगा। अगर आप माइनिंग क्विज करते हो और नॉन टेक पोर्शन करते हो, वहाँ पे क्विज करते हो डेली, तो ठीक है। तो बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आप कोई भी कोर्स या परचेस करनी है तो। चलो फिर बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देख पा रहे हो पार्ट 1 सेट 3 लिखा हुआ है, राइट। जयंत कुमार जायसवाल की बुक है ये। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, बैंक्समैन इज अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट द लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन्स, टूल्स एंड मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट द डैश। तो हम बोल रहा है कि बैंक्समैन जो है अपॉइंट किया जाता है ताकि वो लोअरिंग और रेजिंग, मतलब उठाना और चढ़ाने का काम करता है, पर्सन्स को, टूल्स का, मटेरियल को, और उनका जो सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसमिट करता है, पिट बॉटम, एनी इंसेट, पिट टॉप या फिर एज ऑफ द माइन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिट टॉप, ठीक है। इसका आपको मिलेगा कहाँ पे, आप जाओ CMR रेगुलेशंस का रेफरेंस कहाँ मिलेगा आपको, CMR ओपन करो। मैं पहले बता दे रही हूँ आपको, जब भी आप ये जो मैं बता रही हूँ जयंत कुमार जायसवाल की, जब आप ये सीरीज करो तो आपके सामने जो है CMR की बुक, माइंस रूल, रेस्क्यू रूल और माइंस एक्ट, ये सब की बुक पास में होनी चाहिए कि आप फर्दर रीचेक करना हो। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप रीचेक कर सको, ठीक है। अगर आप रीचेक करते हो तो आपके लिए ही ईजी होगा कि आप उसको एक बार रीचेक कर रहे हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। तो आप उसको भूलोगे नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसकी आदत डालिए आप, ठीक है। मेरा अभी थोड़ा सा गला सही नहीं है तो इसीलिए जो है मैं वीडियोस नहीं लेके आ रही थी अभी, ठीक है। अभी करते हैं जैसा होगा। तो आपको रेफरेंस कहाँ मिलेगा, इसको CMR आप ओपन करोगे, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 2 पे जाओगे। रेगुलेशन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। 2 के सब रेगुलेशन किस पे जाएंगे आप, 2 के सब रेगुलेशन H में बैंक्समैन के बारे में दिया हुआ है कि बैंक्समैन कौन होता है, मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट द लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन, टूल्स एंड मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट द टॉप ऑफ ए शाफ्ट और इंक्लाइन, ठीक है। एट द टॉप ऑफ ए शाफ्ट, ठीक है। पिट टॉप लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है एट द टॉप ऑफ अ शाफ्ट और इंक्लाइन, ठीक। तो ये जो है शाफ्ट के ऊपर से जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, बैंक्समैन। याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऐसा कोई वर्किंग जिसमें किसी व्यक्ति का कानूनी रूप से प्रवेश का अधिकार है उसे हम क्या कहेंगे। समझ पा रहे हो, यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई वर्किंग जिसमें कोई भी व्यक्ति है, कानूनी रूप से उसका अंदर जाने का, प्रवेश करने का उसके पास अधिकार है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्किंग फेस, डिसयूज वर्किंग या फिर वर्किंग प्लेस। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको वर्किंग प्लेस ही तो बोलेंगे ना, है ना। कानूनी अधिकार है उसके पास जाने का, ऐसा कोई वर्किंग, तो उसको वर्किंग प्लेस ही बोलते हैं। ये मिलेगा कहाँ पे रेफरेंस आपको, CMR में मिलेगा आपको 2017 रेगुलेशन नंबर 2 के ZM में आपको देखने को मिल जाएगा वर्किंग प्लेस क्या होता है, डेफिनेशन दिया हुआ है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसे दुर्घटना जिसमें जनहानि या गंभीर शारीरिक चोट लगी हो तो इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर किस फॉर्म में भेजी जाएगी।
ये मैं बहुत 75 बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। क्या होगा देखो, फॉर्म 4, फॉर्म 4A, फॉर्म 4C, फॉर्म 5। 5 तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फॉर्म 5 किस चीज़ का है? फॉर्म 4 भी नहीं होगा, फॉर्म A, C तो होगा ही नहीं, तो बचा आपका क्या, फॉर्म 4A। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पे एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा है तो आपको दिमाग में ये चीज़ ट्रिगर करना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। तो फॉर्म 4A आपको कहाँ मिलेगा, रेगुलेशन नंबर 8 ओपन करोगे 1 की B में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ऐसी दुर्घटना जिसमें जनहानि या गंभीर शारीरिक चोट लग गई है तो इसकी सूचना जो है 24 घंटे के भीतर फॉर्म 4A में भेजा जाएगा। ठीक है, फॉर्म 4A में भेजा जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है ऑल द मटेरियल्स, पार्ट्स, सप्लाईज, टूल्स, फाइनेंशियल गुड्स रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी बुक्स में रिकॉर्ड किया गया हो कि भाई कितने मटेरियल्स हैं, क्या पार्ट्स हैं, सप्लाईज कितने हैं, टूल्स क्या है, फाइनेंशियल गुड्स क्या है, ये सब का रिकॉर्डिंग जो है एक रिकॉर्ड फॉर्मेट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ हाउ मेनी पर्सन्स आर एम्प्लॉयड इन अंडरग्राउंड माइन अ रेस्क्यू रूम विल बी सेटअप। अब ये रेस्क्यू रूम का क्वेश्चन आ गया है तो हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमिगत खान में कम से कम कितने व्यक्तियों के ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड होने पर रेस्क्यू रूम स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई कितने लोग होंगे, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड होंगे भूमिगत खान में, तब हम वहाँ पे रेस्क्यू रूम बनाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि रेस्क्यू रूम पहले बना के रख देंगे, भाई ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड भी तो होने चाहिए ना, कितने होने चाहिए ये पूछ रहा क्वेश्चन में, कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 100, 50, 100, 500, 1000, 5000। देखो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 100 व्यक्ति तो कम से कम वहाँ पे होने ही चाहिए ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, तब जाके आपका रेस्क्यू रूम स्थापित वहाँ पे किया जाएगा। ठीक, कहाँ मिलेगा ये आपको? ये आपको मिल जाएगा रेस्क्यू रूल में। ठीक है, रेस्क्यू रूल ये मैंने पढ़ाया था, रेस्क्यू रूल 1985। ये बहुत छोटा है, आराम से कवर कर सकते हो, बहुत बारीकी से आपको लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बहुत माइन्यूट चीज़ दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन पूछता है। रूल 5 की 1 में आपको देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, बाकायदा वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको जाओ पढ़ो। माइंड रेस्क्यू रूल भी आप लेके बैठा करो, जब भी बुक्स पढ़ो ना, CMR, माइंस एक्ट, तो रेस्क्यू रूल भी लेके पढ़िए, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो ये याद हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, if a person is going to be employed in underground mine, then according to which schedule of the vocational training rule 1966 will his theoretical and gallery training be done? अब यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कोई भी पर्सन है अगर वो अंडरग्राउंड माइन में एम्प्लॉयड है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पे कह रहे हैं MVTR 1966 की बात करें, ठीक है, उसके किस शेड्यूल में उसका थियोरेटिकल और गैलरी ट्रेनिंग करवाया जाएगा। शेड्यूल 1, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे ये कहोगे कि मैम ये सेम क्वेश्चन जो है आप इसके पहले जब सेट लेके आई थी तो उसमें भी दिया हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या, इसलिए मैंने इसको रेड हाईलाइट किया है। वहाँ पे जब था तो वहाँ पे आपको ओपन कास्ट पूछा गया था, ठीक है, ओपन कास्ट सरफेस पे। यहाँ पे अंडरग्राउंड माइन बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉयड है अंडरग्राउंड माइन में तो वोकेशनल ट्रेनिंग रूल जो है उनका थियोरेटिकल और गैलरी ट्रेनिंग जो दिया जाएगा उनको किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है आपको शेड्यूल 2 में दिया गया, ठीक है। तो शेड्यूल 1 याद रखेंगे और शेड्यूल 2 याद रखेंगे। तो ओपन कास्ट की जब बात करेगा तो शेड्यूल 1, अंडरग्राउंड की बात करेगा तो शेड्यूल 2, ठीक है। ये ट्रिक अपना लेंगे वहाँ पे। तो शेड्यूल 2 में आपको देखने को ये मिल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको MVTR ओपन करोगे आप, MVTR 1966, ठीक है, रूल नंबर 6 के 2 में आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। तो शेड्यूल 2 में जो है मिल जाएगा आपको अंडरग्राउंड का, और शेड्यूल 1 में आपको ओपन कास्ट मिल जाएगा। दिमाग में रखिएगा इसको। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया है, जो थियोरेटिकल और गैलरी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जो कोर्स सरफेस और ओपन कास्ट वर्कर्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 6 के 1 में मिलेगा आपको, रूल 6 के 1 में। और सेकेंड शेड्यूल में जो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा वो किसको, बिलो ग्राउंड वर्कर्स को दिया जाएगा, ठीक है। 6 के 2A में मिलेगा ये आपको, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रत्येक ओपन कास्ट या सरफेस के कार्यस्थलों पर पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। किसी कार्यस्थल पर कितने से अधिक व्यक्ति नियोजित होने पर इंस्पेक्टर पेयजल को ठंडा करने की व्यवस्था करने को कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो जितने भी ओपन कास्ट या सरफेस के कार्यस्थल होते हैं वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था भी होती है ना, या करवाई जाती है। तो किसी भी कार्यस्थल पर यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कितने से अधिक व्यक्ति अगर नियोजित हो जाते हैं तो इंस्पेक्टर जो है वो पेयजल को ठंडा करने की व्यवस्था करने के लिए कह सकता है। 500%, 50%, 100 लोग, 150 या फिर 500, कितने लोग हो जाए तो याद रखिएगा 100%, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन, कहाँ का है ये, माइंस रूल का क्वेश्चन।
ये पानी, लैट्रिन, शौचालय, बाथरूम, ये सब जो है आपको माइंस रूल में मिल जाएगा। ठीक है, माइंस रूल 1955। तो माइंस रूल 1955 में आप जाओगे, रूल नंबर ओपन करो 30 का 2। ठीक है, 30 का 2 देखो, अब वहाँ मिल जाएगा कि भाई कितने पर्सन होने चाहिए। अगर किसी कार्यस्थल पर 100% से अधिक व्यक्ति नियोजित हो जाते हैं तो इंस्पेक्टर जो है पेयजल को ठंडा करने की व्यवस्था वहाँ पे करने के लिए कह सकता है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यदि किसी कोयले के सीन में मीथेन का पता, मीथेन यानी CH4, मीथेन का पता लगाने के लिए या मीथेन के उत्पादन के लिए किसी कार्य का इरादा किया जाता है तो ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को कितने दिनों पूर्व इसकी सूचना दी जाएगी। जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम 1 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। तो कितने दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाएगी बताइए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या फिर 6 महीना। तो देखो भाई यहाँ पे 6 महीने के अंदर, ठीक है, ये जानकारी जो है देना होता है। अगर मान लो कोई भी कोयला है उसके सीम में मीथेन का पता लग गया है या फिर उसके उत्पादन के लिए यहाँ पे काम करना है, कुछ कार्य का इरादा है वहाँ पे, तो ऑनर एजेंट मैनेजर जो है वो चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को 6 महीने पहले इसकी सूचना देगा। ओके, याद रखिएगा। कहाँ मिलेगा इसका रेफरेंस? इसका रेफरेंस आपको मिलेगा रेगुलेशन नंबर 218 का 1 में। ठीक है, CMR ओपन करो, रेगुलेशन नंबर 2018 पे जाओ, 218 पे जाएंगे आप। ठीक है, 218 पे रेगुलेशन में क्या दिया हुआ जरा मैं एक बार बता दे रही हूँ आपको। नोटिस ऑफ इंटेंशन, नोटिस ऑफ इंटेंशन और प्रपोजल ऑफ एक्सप्लोरेशन फॉर मीथेन। ठीक है, फॉर मीथेन, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो 218 की फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ोगे आप, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ब्रीदिंग अपैरेटस में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन में कितनी प्रतिशत अधिकतम इम्प्योरिटीज अनुभूत है? ब्रीदिंग अपैरेटस में जो उपयोग किए जाते हैं ऑक्सीजन, उसमें कितना प्रतिशत अधिकतम इम्प्योरिटीज अनुभूत होती है? 0.1%, 2%, 1% या फिर 0.2%। तो याद रखिएगा इसमें जो है आपका 1% जो है इम्प्योरिटीज अनुभूत होती है ब्रीदिंग अपैरेटस में। ठीक है, जो उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन होती है उसमें, ठीक, 1% इम्प्योरिटीज होती है। इसको याद रखिएगा। कहाँ मिलेगा आपको? ये रेस्क्यू रूल का क्वेश्चन है, रेस्क्यू रूल 1985 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, रूल नंबर 11 के 6 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू करोगे तो आपको दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक बार आपको एक बार देखना है, बस रिवीजन करना है, बस इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि लगे पड़े इसी में। एक बार देखो, नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार रिपीट पे चला दो, क्या करना है, स्पीड कर लो, फास्ट स्पीड कर लो देखने के लिए। इतना मानो समय का अगर अभाव है तो आप जल्दी जल्दी इसको देखने की कोशिश करिए, जल्दी जल्दी कवर करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मुख्य इनटेक तथा मुख्य रिटर्न के बीच बनाए जाने वाले वेंटिलेशन स्टोपिंग की न्यूनतम थिकनेस क्या होगी यदि उसे ईंट या कंक्रीट से बनाया जाए? वो RCC नहीं होगा, लेकिन कंक्रीट या ईंट से बोरा बनाया जाए तो 38 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 या फिर 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोलता है देखो, मुख्य इनटेक और रिटर्न, मुख्य रिटर्न के बीच बनाए जाने वाले वेंटिलेशन स्टोपिंग की न्यूनतम थिकनेस जो होगी वो कितनी होती है, कितनी होगी अगर हम उसे ईंट या कंक्रीट से बनाए तो? याद रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनिमम जो थिकनेस होगी दोनों के बीच में तो वो होगी कितनी? 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको ये रेगुलेशन? CMR ओपन कर लो, रेगुलेशन नंबर कितना 159 के 7 में आप चेक करोगे, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन में 11 देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोलता है 11 क्वेश्चन में, टू होम द एनुअल रिटर्न टू बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 1 फरवरी एवरी ईयर। तो ये तो बहुत ही लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, चाहे आप कॉग्नो टेस्ट ज्वाइन कर लो, आपको ये क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाता है, इसका मतलब कि आपको चेक कर रहा है कि भाई आप माइनिंग के ही हो कि नहीं। ठीक है, आपको पक्का पुख्ता नॉलेज है कि नहीं माइनिंग का, ये बेस है, बेस मतलब ये जो आपका एनुअल रिटर्न हो गया। ठीक है, एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है, कैलेंडर ईयर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन में क्या कहता है, टू होम द एनुअल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 1 फरवरी एवरी ईयर। तो किसको एनुअल रिपोर्ट जो है भेजा जाता है 1 फरवरी, हर साल 1 फरवरी या उसके पहले। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत लोगों ने करा भी होगा। ऑल ऑफ द अबव जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एनुअल रिटर्न भेजा जाता है। ठीक है,
ये कहाँ मिलेगा आपको, रेगुलेशन नंबर 4 में मिल जाएगा CMR के, ठीक है। CMR ओपन करो, रेगुलेशन नंबर 4 पे जाओ, ठीक। पहले देखो रेगुलेशन नंबर 4 में आपको एनुअल रिटर्न्स मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ फरवरी इन एवरी ईयर ऑनर एजेंट और मैनेजर shall submit to the chief inspector, regional inspector and to the district magistrate annual returns in respect of the preceding year in the form and method as may be specified by chief inspector for the purpose। तो सारे ही ऐसे सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, within how many days it is necessary to analyze the air sample। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कितने दिन के भीतर, ठीक है, हमें एयर सैंपल को एनालाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। 7 दिन, 48 आवर्स, 24 आवर्स या फिर 72 घंटा। तो एयर सैंपल को एनालाइज करना कितने दिनों के भीतर ज़रूरी है, ये बोलना चाह रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एयर सैंपल लिखा हुआ है, ठीक है, डस्ट सैंपल नहीं, एयर सैंपल लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट की हुई हूँ। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 48 आवर्स, ठीक है। 48 आवर्स के भीतर जो है एयर सैंपल को एनालाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। किधर मिलेगा ये आपको, रेगुलेशन नंबर ओपन कर लो 46 का L का 4 देखोगे आप, ठीक है। 46 में पहली बात तो मिलेगा क्या आपको, ये देखो ये ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि 46 में आपको देखने को मिलेगा ड्यूटीज़ ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अब मैं आपको बताई हूँ कि L की 4 में देखना है आपको, ठीक है। L की 4 में क्या मिला हुआ है, L में क्या दिया हुआ है, तो L की 4 में दिया हुआ है L, तो बोलता है कि जो सैंपल हम कलेक्ट कर लेंगे उसके 48 आवर्स के भीतर जो है उसको क्या करना होगा, उसको एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी था। चलो आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सॉलिड ब्लास्टिंग में किसी द्वितीय डिग्री या थर्ड डिग्री गैसी सीम वाले खदान में कितनी अधिकतम मात्रा में P5 एक्सप्लोसिव को एक होल में चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ बोलता है सॉलिड ब्लास्टिंग में, मान लो यहाँ पे बोल रहा है कि 2nd डिग्री, ठीक है, या फिर 3rd डिग्री, ठीक, 2nd डिग्री या 3rd डिग्री गैसी सीम वाले जो खदान होते हैं उसमें अधिकतम मात्रा में P5 एक्सप्लोसिव को एक होल में चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो कितना अधिकतम, यहाँ बोल रहा कितनी अधिकतम मात्रा में, 545 ग्राम, 1000 ग्राम, 565 ग्राम या फिर 794 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 565 ग्राम। इतना अधिकतम मात्रा में जो है P5 एक्सप्लोसिव को एक होल में चार्ज किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको, अपेंडिक्स 15 चेक करोगे आप, आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपेंडिक्स 15 देखेंगे आप लोग। चलो क्वेश्चन 14 देखो, द डायमीटर ऑफ द वाइंडिंग ड्रम मस्ट बी एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप्स यूज्ड इन इट। अब यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि वाइंडिंग ड्रम का जो डायमीटर होता है उसमें उपयोग किए जाने वाले रस्से की व्यास का न्यूनतम कितना गुना होगा, 80, 100, 60, 120, ठीक है, कितना होगा भाई। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 100, ठीक है, 100 गुना, ठीक है, 100 टाइम्स जो है आपका रोप के डायमीटर का हो जाएगा आपका। बोलता है जो डायमीटर है वाइंडिंग ड्रम का, ठीक है, वो रोप के डायमीटर का 100 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको, रेगुलेशन नंबर 78 के 4 में मिल जाएगा, ठीक है। CMR ओपन करो, रेगुलेशन नंबर 78 ओपन करोगे आप, क्या मिल जाएगा 78 में, 78 में आपको दिया हुआ कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, वाइंडिंग इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन के बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। 78 के 4 में चेक करोगे तो दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द ड्रम्स और सीप्स ऑफ द वाइंडिंग इंजन एंड द पुली एंड द सीप्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द वाइंडिंग शेल, ये सब लिखा हुआ है, रामायण कथा पढ़ लेना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सिंकिंग शाफ्ट की गहराई कितने से अधिक होने पर उसमें उपयोग की जाने वाली बकेट या अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस के साथ डिटैचिंग हुक लगा होगा। समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ बोलता है सिंकिंग शाफ्ट की गहराई कितने से अधिक हो जाएगी तो उसमें जो बकेट या अदर मीन्स होते हैं कन्वेयंस की, उसमें डिटैचिंग हुक लगा होगा। 100 मीटर, 150 मीटर, 45 मीटर या फिर 60 मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 मीटर, ठीक है। अगर सिंकिंग शाफ्ट की गहराई जो है 45 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो उसमें जो उपयोग की जाएगी बकेट या अदर मीन्स होगा कन्वेयंस का, उसमें डिटैचिंग हुक लगा होगा, ठीक है। 45 मीटर याद रखना है। अच्छा, ये मिलेगा कहाँ पे, रेगुलेशन नंबर ओपन करो आप 84 का 2, ठीक है, CMR 84 का 2। अभी 84 में क्या दिया हुआ है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं बता दूँ आपको कि 84 में आपका जो है क्या दिया हुआ है, 84 में क्या दिया आपका, वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट।
कभी कभी डायरेक्ट रेगुलेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको अगर रेगुलेशन याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ठन ठन हो पा रहा है। ठीक है, वाइंडिंग द स्ट्रिंग शाफ्ट याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट शुड बी द एनीलिंग टेम्परेचर ऑफ माइल्ड स्टील। यहाँ बोलता है एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा माइल्ड स्टील का, 900 डिग्री सेल्सियस, 650 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस या फिर 1400 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो एनीलिंग टेम्परेचर होता है माइल्ड स्टील का वो 650 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मान ली डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है तो 650 याद रखना, डायरेक्ट लगा देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एट लीस्ट हाउ मेनी ब्रेक्स विल बी इंस्टॉल इन हॉलेज इंजन। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने ब्रेक्स जो है हॉलेज इंजन में इंस्टॉल किए जाएंगे, 1, 2, 3 या फिर नन। पहली बात तो ये है कि इसको आपको पता होना चाहिए कि हॉलेज की बात कर रहा है तो हॉलेज जो है कितने रेगुलेशन में दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये पता है आपको होना चाहिए कि रेगुलेशन नंबर 93 में क्या दिया है, ट्रैवलिंग रोडवेज दिया है। ठीक है, ट्रैवलिंग रोडवेज दिया है। फिर आपका 94 में क्या दिया है, टब्स एंड देयर मूवमेंट दिया है। ठीक है, 94 में। फिर आपको क्या दिया है, 95 में फिर आपका आ जाता है क्या, ब्रेक्स ऑफ हॉलेज इंजन। ठीक है, ब्रेक्स ऑफ हॉलेज इंजन। तो रेगुलेशन नंबर 95 के सब रेगुलेशन 1 में क्या दिया है, एवरी हॉलेज, सब रेगुलेशन क्या उसी में दिया हुआ है, रेगुलेशन नंबर 95 में ही दिया है, एवरी हॉलेज इंजन शैल बी प्रोवाइडेड विथ एन इफेक्टिव ब्रेक, मतलब कि एक ब्रेक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलो क्वेश्चन 18 देखो। व्हाट शुड बी द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लीपर्स यूज्ड इन हॉलेज ट्रैक। तो कहता है कि जो स्लीपर्स होते हैं हॉलेज ट्रैक में उनका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या फिर 12.5 सेंटीमीटर 12.5 या 10x10 या 15x50। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो 15 इंटू 10 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। कहाँ सर्कुलर क्वेश्चन है ये। ठीक है, 58 1960। चलो आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यदि कोई 1100 वोल्ट से अधिक का ओवरहेड लाइन किसी इमारत के ऊपर से गुजर रहा है तो उसका सबसे निचला कंडक्टर तथा इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से के बीच कितना न्यूनतम गैप होगा। तो ठीक है, समझ में आया। 3.6 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर या फिर नॉट पर मीटर। देखो पहली बात तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1100 वोल्ट से अधिक का ओवरहेड लाइन किसी भी इमारत के ऊपर से मान लो गुजर रहा है तो उसका जो सबसे निचला कंडक्टर होगा, ठीक है, और जो इमारत का सबसे ऊपरी हिस्सा होगा उसके बीच का जो न्यूनतम गैप होगा वो कितना होगा, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट परमिटेड। ठीक है, उसमें परमिटेड ही नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई परमिटेड नहीं है कितना गैप होगा। तो नॉट परमिटेड दिया हुआ है, ये आपको अपेंडिक्स 8 में देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ा। क्वेश्चन 20 देखो। कितनी अधिकतम लंबाई का फ्लेक्सिबल केबल साइड डिस्चार्ज लोड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। कितने अधिकतम लंबाई का फ्लेक्सिबल केबल यूज करेंगे हम एसडीएल के लिए, 250 मीटर, 300, 100 मीटर, 1000 मीटर। तो भाई 100 मीटर का हम फ्लेक्सिबल केबल यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, 20 का आंसर अब क्या हो जाएगा, 100 मीटर। ओके, रेगुलेशन ओपन कर लो 107। ठीक है, 8 किसका, CEAR 2010। अब ये क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 में रेगुलेशन नंबर 107 के 8 में आपको देखने को ये मिल जाएगा। ओके, है ना सर घुमाने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ पिलर इन अ डेवलपमेंट माइन इफ इट्स साइज इज मेजर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ द पिलर। अभी क्वेश्चन में कहता है एक डेवलपमेंट खान में पिलर का न्यूनतम आकार क्या होगा यदि उसका आकार पिलर के केंद्र से केंद्र तक नापा जाए तो 12 मीटर, 13.5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा कि जो मिनिमम साइज होगा पिलर का डेवलपमेंट माइन में वो 12 मीटर होगा अगर उसका साइज जो हम मेजर करते हैं सेंटर से सेंटर रख के तब। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 देखो। क्वेश्चन 22 है टेक 5 पर्सनल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे 5 पर्सनल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बोल रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेप्स हमको हम फॉलो करेंगे। तो सारे ही स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो, स्टॉप, स्टेप बैक, ऑब्जर्व, थिंक थ्रू द टास्क, आइडेंटिफाई द हैजर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, सारे ही आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन 23 देखो। द पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी टू सीम और सेक्शन शुड नॉट बी लेस देन डैश मीटर इन थिकनेस एट एनी प्लेस। बोलता है कि जो पार्टिंग 2 सीम्स के बीच में बच गया है
शुड नॉट बी लेस देन, वो कितने मीटर से कम नहीं होना चाहिए थिकनेस में कोई भी प्लेस पे, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 मीटर। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जिस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। ये मिलेगा कहाँ पे आपको, CMR ओपन करोगे, रेगुलेशन नंबर 118 पे जाइए 5। ठीक है, सब रेगुलेशन 5 देखोगे आप, CMR का आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकायदा ये लाइन लिखा हुआ, आंसर 3 मीटर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 3 मीटर थिकनेस से कम नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, ये जान लो। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन 24। For taking cold dust sample, the mine is divided into several zone and sub-zone. At what time double will the sample of one zone be taken? जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम कोल्ड डस्ट सैंपल लेते हैं तो माइन को हम डिवाइड करते हैं कुछ जोन्स में और सब जोन्स में। तो बोलता है कि तो किस टाइम इंटरवल पे जो है एक जोन का हम सैंपल लेंगे, एवरी 60 डेज, एवरी 14 डेज, एवरी 30 डेज या फिर एवरी 7 डेज। मस्त क्वेश्चन है, हर 30 दिन पे जो है हम हर 30वें दिन पे तब जो है हम ये सैंपल लेंगे 1 जून का, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, CMR का ही क्वेश्चन है। कहाँ मिलेगा आपको, CMR 2017 रेगुलेशन नंबर 145 आप देखोगे, 145 के 7 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 145 है क्या, 145 क्या कहता है, अच्छा 145 रेगुलेशन में आपको क्या दिया हुआ है, चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। ठीक है, डस्ट कंट्रोल, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये एवरी 30 डेज। ठीक है, हम 1 जून का सैंपल लेंगे इधर टाइम इंटरवल पे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, विद इन हाउ मेनी डेज इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द डस्ट सैंपल। देखो अभी यहाँ पे आ गया, वहाँ पे हमने एयर सैंपल बोला, यहाँ पे डस्ट सैंपल पूछ रहा है, दोनों में अंतर है, समझिएगा इसको। डस्ट सैंपल लेने के कितने दिनों के अंदर उसका विश्लेषण करना आवश्यक है, तो हम 10 सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद उसका जो विश्लेषण करते हैं तो कितने दिन के भीतर कर लेना होता है, 7 दिन, 14 या फिर 30 दिन या फिर 45 डेज। 7 दिन के भीतर ही करना होगा आपको डस्ट सैंपल का विश्लेषण, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऊपर जो हमने बताया था, यहाँ पे एयर सैंपल में हमने 48 आवर्स याद रखना है, एयर सैंपल 48 आवर्स के भीतर ही आपको एनालाइज करना होता है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, 7 दिन के भीतर आपको 10 सैंपल का एनालाइज करना होगा। ठीक है, विश्लेषण करना आवश्यक होता है। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको, ये भी रेगुलेशन नंबर 145 के 17 पॉइंट में आपको देखने को मिल जाएगा, CMR के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी, एंजॉय कर रहे हो तो ज़रूर एक कमेंट बॉक्स में एक लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा कोई और भी जानकारी आपको चाहिए, आपको लगता है कि ये स्टार्ट करना चाहिए सीरीज, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाकी इसका आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और चैनल में बने रहिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ये सब कुछ लेके आते हैं और आपको आई होप कि आपको सब अच्छा लग रहा होगा। चलो तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।